नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव पर ब्रेक की। जी हां, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के लिए जो अध्यादेश लाया गया था उस अध्यादेश को वापस लेने के प्रस्ताव पर न सिर्फ सहमति बनी है बल्कि सीधे तौर पर प्रस्ताव वापस ले लिया गया। यही कारण है कि इस अध्यादेश को वापस लेने के बाद अब राज्य सरकार की तरफ से यह अध्यादेश वापसी का जो प्रस्ताव है जो आज कैबिनेट में पास हुआ है वो राज्यपाल मंगूभाई पटेल को भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात भी की और उनको ये प्रस्ताव भी सौंप दिया। मतलब ये साफ है कि अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें तो राज्यपाल इस पर जो है अपनी हरी झंडी देंगे इस प्रस्ताव के वापसी का जो प्रस्ताव है उस पर। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसका औपचारिक रूप से ऐलान करेगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग जो पूरी प्रक्रिया है पंचायत चुनाव की वो करा रहा है। यही कारण है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग औपचारिक रूप से इसका ऐलान करेगा। लेकिन इसको लेकर सियासत भी साफ तौर पर देखने को मिली है। जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस ने फैसले का स्वागत जरूर किया लेकिन इस बात को भी कहा है कि सरकार शुरुआत से ही पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती थी। क्या कुछ कहना है इसको लेकर और सबसे पहले कैबिनेट बैठक में क्या हुआ, किस तरीके से कैबिनेट बैठक में महेंद्र सिंह सिसोदिया जो मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा अध्यादेश को वापसी लेने का और उसके बाद कैबिनेट से हरी झंडी मिली और उसके बाद क्या पूरा घटनाक्रम रहा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है सरकार का और क्या कुछ कहना है विपक्ष का। पंचायत मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो अध्यादेश था जो पंचायत का उसको अब वापस लिया गया, कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ, राज्यपाल को भेजा गया। बिल्कुल निश्चित रूप से जैसा पत्रकार वार्ता में हम लोगों ने बताया है माननीय गृह मंत्री जी और मैंने कि हम महामहिम से अनुरोध किया है कि उसको वापस लिया जाए। अभी स्थिति साफ नहीं है, क्या है? जनप्रतिनिधियों का भी काफी पैसा जो है वो खर्च हुआ है चुनाव को लेकर, नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। ये फैसला जो है लेट नहीं लिया गया। ये फैसला लेट इसलिए हो गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और जहां से उनको स्टे भी नहीं मिला। और इस अध्यादेश पे ना तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ना उच्च न्यायालय ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की और ना ही उसको स्टे किया। होंगे नहीं होंगे स्थिति साफ नहीं है अभी भी। अब ये चुनाव कराना नहीं होंगे इस वक्त, चुनाव होंगे नहीं होंगे स्थिति साफ कराना या ना कराना निर्वाचन आयोग का काम है। अध्यादेश वापसी के लिए महामहिम को सरकार ने अनुरोध किया है। पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से दलीलें दी जा रही थी, फिलहाल जो अध्यादेश था उसको अब वापस लिया गया है कैबिनेट की बैठक में और अध्यादेश को अब जो है राज्यपाल को भेजा गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग पर पूरी प्रक्रिया का जिम्मा रहेगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे या ना होंगे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IND.4 भोपाल। ये सरकार पहले से नहीं चाह रही है, इसलिए इन्होंने अध्यादेश लेके आए थे और वो विधानसभा में लेके नहीं आए, तो ये चुनाव तो वैसे नलीफाई हो गया। मध्य प्रदेश कैबिनेट में आज बड़ा फैसला लिया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर जो अध्यादेश था उसको वापस लिया गया और जो प्रस्ताव है राज्यपाल को भेजा गया है। सर, बड़ा फैसला लिया गया, अध्यादेश जो था वापस लिया गया है, जिस आधार पर पंचायत चुनाव होते थे। अब प्रक्रिया क्या रहेगी आगे? वो जिस आधार पर चुनाव हो रहे थे उस आधार को वापस ले लिया है और अब ये अध्यादेश महामहिम को जाएगा। कांग्रेस शुरू से ही इस अध्यादेश के कारण अदालत में गई, विरोध कर रही थी। क्यों? जबकि हाई कोर्ट ने 4 बार, ग्वालियर हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट, इंदौर हाई कोर्ट, इनको स्टे नहीं दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस कर दिया, ये फिर चले गए। और गवली केस में इन्होंने पिछड़ों के साथ में षड्यंत्र किया, उनकी पीठ में छुरा का, पिछड़े लोगों के साथ में। कांग्रेस का ये पाप है, कभी माफ नहीं होगा। फैसला लेने में काफी देरी सरकार ने की, जनप्रतिनिधियों का काफी पैसा खर्च हुआ, नामांकन जो प्रक्रिया थी वो कोई दिन हुई, परसों सिंबल मंट हुए, कल लो आज की छुट्टी है। ये देर नहीं है, समय पे हुआ। ये जितनी देर हुई है, जितनी दिक्कत आई है, कांग्रेस की वजह से आई है। आखिर लॉ विशेषज्ञों में से भी तो राय लेनी पड़ेगी। चुनाव होंगे नहीं होंगे सर? इस अध्यादेश पे तो मुझे नहीं लगता होंगे। आपकी जो व्यक्तिगत राय थी, अब यही राय आज कैबिनेट में देखने को मिली। क्या कहेंगे? इस अध्यादेश पे नहीं होंगे अब चुनाव। व्यक्तिगत राय थी वो सरकार ने मानी, क्या कहेंगे? नहीं भाई, वो अलग विषय था राय का, ये अलग विषय है। ये अध्यादेश वापस लिया गया है, ये पिछड़ों को छोड़ के नहीं जा रहे हैं।
वो मेरा विषय कोरोना से संबंधित था। परिसीमन पुराना ही बिल्कुल देखिए, अध्यादेश जो पंचायत को लेकर था, जिस आधार पे पंचायत चुनाव होना थे, लेकिन वो अध्यादेश वापस लिए गए और जो प्रस्ताव है राज्यपाल को भेजा गया। अब जो प्रक्रिया है पंचायत चुनाव की, वो राज्य निर्वाचन आयोग पर रहेगी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, आई-न्यूज़ भोपाल। तो सीधे तौर पर आप मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे। सरकार के प्रवक्ता भी हैं, साफ तौर पर बता रहे थे कि जो अध्यादेश है उसको यहां पर वापस ले लिया गया है, लेकिन इसको लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस जहां इस फैसले का स्वागत करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं चुटकी भी ले रही है कि सरकार ने पूरी रणनीति के तहत पंचायत चुनाव को टालने की प्रक्रिया की है। सबसे पहले हमारे संवाददाता आमिर के पास हम चलेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरा प्रकरण रहा। क्योंकि अगर हम प्रकरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सदन की अगर हम बात करें तो सदन में भी इस मामले को लेकर जमकर हंगामा रहा। अगर हम बात करें कोर्ट में तो कांग्रेस कोर्ट गई, वहां से भी इसको लेकर सियासत देखी गई। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग गया है। क्या कुछ इसके सियासी समीकरण है, सीधे आमिर के पास चलेंगे। आमिर, कैसे देख रहे हैं अध्यादेश को वापस लेने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी तरफ राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की है, मतलब ये साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव पर अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसको यही कहा जाएगा कि जिस तरह से अभी हमने देखा पूरा राजनीतिक ये कहें कि हमने पूरा माहौल देखा, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप की सियासत दिखाई दी थी पंचायत चुनाव को लेकर। कांग्रेस परिसीमन और आरक्षण के मामले को लेकर कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंची थी। और इस मामले में जिस तरह से आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया और एक प्रस्ताव पारित किया गया, और इस अध्यादेश को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल को भी सौंप आए हैं। अब राजभवन से यह अध्यादेश जो है, एक या तो ये कहें कि आदेश के रूप में, या फिर अध्यादेश जो है अब राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचेगा और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ही आधिकारिक घोषणा होगी। फिलहाल उसका इंतजार है। लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि जिस तरह से यह अध्यादेश अभी पारित हुआ है और अध्यादेश को वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है, इससे तो यही माना जा रहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है। क्योंकि हमने देखा कि पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से सियासत गरमा रही थी, पहले कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया कि कमलनाथ सरकार में जो परिसीमन आरक्षण हुआ था उस पर चुनाव होना चाहिए। फिर उसके बाद कोर्ट भी पहुंची थी, बाद में कोर्ट से और राज्य निर्वाचन आयोग का भी आदेश हुआ कि ओबीसी के आरक्षित सीटों को छोड़कर सब जगह चुनाव होंगे। बाद में आदेश जारी हुआ। सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से अब कांग्रेस ने भी यहाँ पर यू टर्न लिया था, क्योंकि हमने देखा सदन में भी इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ, कांग्रेस सवाल उठाती हुई नजर भी आई, लेकिन बाद में जब इसको लेकर अशासकीय संकल्प सरकार लेकर आई तो उसमें सहमति भी दी और सड़कों पर उतरने की तैयारी में भी कांग्रेस थी। लेकिन इसके पहले एक बार फिर से सरकार ने साफ कर दिया कि ओबीसी को छोड़कर, क्योंकि आज जब गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बात को कह रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तो ये तो साफ है कि पंचायत पर ब्रेक है, लेकिन सियासत पर अभी ब्रेक लगने वाला नहीं है। देखिए, जब विधानसभा में इस बात को लेकर हंगामा हुआ कि ओबीसी की आरक्षित सीटें करीब 70 से 75 हजार ऐसी मध्य प्रदेश की सीटें होंगी जिन्हें छोड़कर चुनाव हो रहे थे, तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया, बीजेपी ने भी इसको समर्थन दिया और कहा कि ओबीसी को छोड़कर चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि सबको साथ लेकर ही चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर एक संकल्प भी पारित हुआ था। तभी इस बात के संकेत हो गए थे कि मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव फिलहाल रुकेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि त्रिस्तरीय चुनाव है। पहले चरण 6 जनवरी से शुरू हो रहा है। बिल्कुल आमिर, आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे सनव्वर पटेल जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा वरिष्ठ नेता कांग्रेस से जुड़ गए केके मिश्रा जी हैं। आप दोनों का IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केके जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी और इस बात को कह भी रही थी कि सरकार जो है चुनाव टालना चाहती है, लेकिन आज जिस तरीके से अध्यादेश को जो है वापस लिया है सरकार ने, अब राजभवन पहुंचा है, राज्यपाल जी की हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग इस पर जो है औपचारिक रूप से ऐलान करेगा। लेकिन कांग्रेस अब यहां पर यह भी कह रही है कि ठीक फैसला लिया है, तो क्या कहेंगे सर? आकाश जी, इसे कमलनाथ जी की कुशाग्र रणनीति जी जो हाउस में उन्होंने प्रदर्शित की थी वह, और 57% ओबीसी की एकजुटता के आगे सरकार का आत्मसमर्पण कहा जाएगा जी। क्योंकि जो सरकार अपनी जिद के आगे चुनाव कराने को लेकर अध्यादेश लेकर आती है,
उसी सरकार को अपने कैबिनेट के फैसले के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को इस विषयक प्रस्ताव भेजने की जरूरत क्यों पड़ी कि इस चुनाव को निरस्त किया जाए। ये अपने आप में सरकार की दोहरी रणनीति, असफल रणनीति और दबाव के आगे किए गए आत्मसमर्पण का परिचायक है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड शुरू से क्लियर था। हमारी या याचिकाकर्ता की जो भावना थी वो यह थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A और 243D के तहत जो विसंगतियां राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के दबाव में कर रहा था कि परिसीमन, आरक्षण और रोटेशन का जो इस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही थी। याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय मांगने गए। अनपेक्षित आरक्षण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। सर, ये सरकार की वकीलों की, मेरा निवेदन सुन लीजिएगा, सरकार के वकीलों की वहां मौजूदगी और खामोशी एक बड़े षड्यंत्र के हिस्से के रूप में सामने आ रही थी। कांग्रेस आज भी अपने स्टैंड पर कायम है। सरकार ने अपने तीन रुख बदलकर, माफ कीजिएगा, यह साबित कर दिया कि उसका आरक्षण विरोधी दांव उसके गले की हड्डी बन गया है। चलिए, गले की हड्डी बना कि नहीं बना ये समझ लेता हूं। हमारे साथ सनवर पटेल जी भी जुड़ गए हैं। सनवर जी, आपसे समझना चाहूंगा, ब्रेक लगाने की बात तो हो गई है, अध्यादेश को जो है वापस लेने के जो प्रस्ताव है वो राजभवन भी पहुंच चुका है, लेकिन जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही और अभी भी जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है कि सरकार को जो है यू टर्न लेना पड़ा। क्या लग रहा है सर? देखिए आकाश जी, पंचायत चुनाव को लेकर हमारा जो विषय है वो एकदम बिल्कुल जैसा का जैसा है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि पंचायत चुनाव एक साथ होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर होंगे, बिना पिछड़ा वर्ग के नहीं होंगे, हम पिछड़ा वर्ग को छोड़कर चुनाव नहीं कराएंगे। ये बहुत स्पष्ट विधानसभा के अंदर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और हर कीमत पर हर समाज को न्याय मिले और सामाजिक समरसता बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है। और इसी प्रयास में आज देखिए आप कि किस प्रकार से अध्यादेश को वापस लिया गया और राज्यपाल जी के पास पहुंचाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की जैसी कथनी है वैसी करनी है, ये स्पष्ट दिखाता है। अब हमारे जो विद्वान साथी हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा है कि सरकार के वकील बोले नहीं वहाँ। ये बताइए आप कि ये चुनाव के अगेंस्ट कौन गया था? चुनाव इस प्रकार से जो हो रहे थे जिसमें पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा था, उसको रोकने के लिए कौन सुप्रीम कोर्ट गया था? हमारे मालवा में आकाश जी एक कहावत है जी, और मालवी में अगर उसको बोलते हैं कि गुड़ खाओ और गुलगुला से परहेज करो, तो ये गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। इसी मालवा में कहावत है। ये खुद इनके नेता विवेक तनखा जी कोर्ट में जाते हैं, खड़े होते हैं और कहते हैं कि साहब ये चुनाव नहीं होना चाहिए और चुनाव पर रोक लगना चाहिए। वहीं पीसी शर्मा जी कहते हैं हम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। वहीं इनके प्रवक्ता जो जफर साहब है वो जी बिल्कुल आपके आरोप हैं सनवर जी, लेकिन आज विवेक तनखा जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और साफ तौर पर कहा है कि वो कोर्ट इन बातों को लेकर नहीं किए गए थे और सरकार को अगर ऐसे ही न्यायपालिका का मान रखते हुए, क्योंकि उन्होंने भी स्वागत किया है सरकार के फैसले का और ये बात भी कही है साथ में चुटकी लेते हुए कि उन पर क्यों दोषारोपण किया गया, तो बार बार विवेक तनखा जी का नाम आ रहा है और कांग्रेस भी इस पर आपत्ति ले रही है। आपको लग रहा है कि विवेक तनखा जी के कारण ही ये सब पूरा घटनाक्रम देखने को मिला? निश्चित रूप से कांग्रेस के कारण ही कांग्रेस ने दोहरा चरित्र अपना स्पष्ट रूप से दिखाया। कांग्रेस एक तरफ की कहती रही, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ ये कहते रहे आपके टीवी डिबेट पर कि हम इलेक्शन के पक्ष में, हम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। फिर जाफर साहब कौन है, दीदी ठाकुर कौन है जो पिटिशनर थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विवेक तनखा जी कौन है, कांग्रेस के नेता हैं, वो अभी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था, राज्यसभा के सदस्य हैं। तो कांग्रेस के नेता जाकर पैरवी करते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए और फिर कहते हैं कि साहब हम तो मांगने क्या गए थे और हमको मिल क्या गया। अरे भाई आप पैरवी ठीक से नहीं करोगे, आप मांगोगे ठीक से नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है, पिछड़ा वर्ग के लोगों की गलती है क्या? चलिए सर, मैं लौटूंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। आपसे समझना चाहूंगा सर कि कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग गया ये तो साफ है, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूरे संवैधानिक रूप से अगर हम बात करें तो अध्यादेश को जो है वापस लेने की प्रक्रिया कैबिनेट ने कर दी है। अब राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास जो है वापसी का जो प्रस्ताव है वो पहुंच चुका है, लेकिन इसको लेकर जो सियासत है वो नहीं थम रही। कैसे देख रहे हैं सर? यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि लोग बाग सियासत ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं जी।
सबसे पहले तो दोनों विद्वान मित्रों से मैं ये जानना चाहता हूं कि आरक्षण पर स्टैंड स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या प्रतिभाओं का लॉस करके और जो है इस तरीके से आरक्षण जैसी बात की जाना चाहिए, उचित है क्या? जब देश जो है स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा है और वहां हम जो है आज भी वही पिछड़े अगड़े आरक्षण और इसमें उलझे हुए हैं, तो ये कोई देश के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। केवल वोट प्राप्त करने की राजनीति की आड़ में यदि हम आरक्षण की बात करते हैं तो इसे कोई बहुत उपलब्धि नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कभी कांग्रेस जो है वोट ज्यादा ले जाएगी, कभी भाजपा ले जाएगी, लेकिन देश को कितना नुकसान होगा इसकी कल्पना अवश्य करना चाहिए जी। ये तो एक विशेष बात रही। दूसरी बात रही कि आरक्षण को लेकर के कमलनाथ जी ने एक प्रस्ताव पारित किया था 27% आरक्षण देने के संबंध में। निश्चित रूप से देश के अनेकों राज्यों ने इस तरह के प्रयास किए थे। सबको मालूम था कि वो कोर्ट में जाने के बाद जो है वो डिसमिस हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में हुआ और अब जो है ये बिल्कुल सही है, ये बात सब लोग कह रहे हैं। मैं भी इससे सहमत दिखता हूँ कि कमलनाथ जी के प्रिय पात्र जो है वो छिंदवाड़ा के मित्र हैं। उन्होंने जो है एक पिटीशन दायर की और देश के बड़े महंगे वकील जो है विवेक तनखा जी, जो बहुत ही जबरदस्त वकील भी हैं और बहुत जबरदस्त लाइजनर भी हैं, तो उन्होंने जो है वहां पर पैरवी की। तो निश्चित रूप से ये बात कहीं न कहीं उठेगी कि यदि कमलनाथ जी का कोई अभिन्न जो है प्रवक्ता है, जो कृपा पात्र है, वो यदि मान लो एक मुकदमा दर्ज कराता है, विवेक तनखा जो है वो उसका मुकदमा लड़ने लग जाते हैं, तो ये संदेश तो जाएगा ही। इसको आप कैसे रोक सकते हो? सर संदेश तो जाएगा सर, लेकिन समझना ये चाह रहा था मैं कि जी सर, समझना यही चाह रहा था मैं कि ये तो संदेश जाएगा ही और बीजेपी इसके प्रयास में जुट भी गई है, लेकिन सरकार के इस निर्णय के बाद अब आगे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि राजीव गांधी जी ने जिस त्रिस्तरीय पंचायत राज की घोषणा की थी जी, वो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के नाम पर दूरदर्शित हो गया और जो पंचायत राज आना चाहिए था वो नहीं आया, वो रुक गया, फिर टल गया। और जो है ये जो स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो जो है नहीं हो पाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि सियासत और आरक्षण और वोटों की राजनीति के चक्कर में हमने जो है पंचायतों के चुनाव को टाल दिया है। एक ऐसी पॉलिटिक्स चली कि जो है उसके अंदर दोनों राजनीतिक दल कहीं नूरा कुश्ती करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं जो है आमने सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं और जनता को भ्रमित करते हुए और ले दे करके जो हमारे हाथ में आने वाला था कि चुनाव हो जाते तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि तैयार हो जाते, नीचे जो है अपन ये कह सकते। जी बिल्कुल सर, शहर सरकार का सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो शहर सरकार की बात हो रही है, लेकिन अगर हम देखें तो ग्राम सरकार का निर्माण हो जाता है यहाँ पर और ग्राम सरकार हो जाती है, उसको वो राजनीति के झमेले में पड़ गया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि दोनों बड़े राजनीतिक दल जो है जिन्हें सत्ता का बंटवारा होता है वो दोनों एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं और पीठ भी खुजा रहे हैं। विधानसभा में साथ खड़े दिखाई देते हैं और जनता के बीच में जो है वो अलग अलग खड़े दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल सर, बड़ा सवाल यही है, बहुत बड़ी बात सर ने कही है कि विधानसभा में साथ साथ लेकिन जनता के सामने अलग अलग। और सवाल यही है कि इसको लेकर सियासत कब तक होती रहेगी। केके जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, केके मिश्रा जी। केके सर, आपसे समझना चाहूंगा, सवाल तो ये भी है कि जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया उसके बाद कांग्रेस इसका स्वागत भी कर रही है, लेकिन सवाल भी उठा रही है। तो ये स्थिति तो पहले से ही क्लियर थी और कहा यह भी जा रहा है, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को कह रहे थे कि पहले से ही स्थितियां स्पष्ट थी, सिर्फ राजनीति को लेकर जो है इसको लेकर सियासत जो है दोनों दल करते हुए नजर आ रहे थे और यही कारण रहा कि ग्राम सरकार का जो चयन है वो नहीं हो पाया। देखिएगा आकाश जी, सुरेश जी ने एक बात जो कही है आरक्षण के विरोध में जी, वह भावना 21 सितंबर 2015 को आरएसएस के मुखिया डॉक्टर मोहन भागवत जी ने पांचजन्य को दिए गए अपने साक्षात्कार में कही थी, जिसे मैंने उनका वीडियो और इंटरव्यू पिछले ट्वीट में, वीडियो तो आज लगाया है और इंटरव्यू मैंने पिछले 5-7 दिन पहले लगाया था। उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। सुरेश जी के अपने विचार हो सकते हैं, किसी से प्रभावित हो सकते हैं, किसी से विरोध हो सकते हैं। बाद एक शब्द जो उन्होंने तनखा जी को लेकर कहा कि वो देश के महंगे वकील होने के साथ लाइजनर भी, उस पर मुझे आपत्ति है। विवेक तनखा जी हमारे नेता हैं और वो वकील हैं। सुरेश जी, आप तो मूर्धन्य पत्रकार हैं। इंदिरा गांधी के हत्यारों की वकालत भी राम जेठमलानी साहब ने की थी। किसी के प्रोफेशन से उनके राजनीतिक विचारों को जोड़ना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। और जहां तक सरोवर भाई ने कहा है
कि याचिका लगाने वाला कौन है, वकील कौन है। सनोवर भाई, आप शायद अभी तक नहीं समझ पाए होंगे इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, कि हम फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि अनुच्छेद 243A और D को लेकर, जिसमें आरक्षण, परिसीमन और रोटेशन का स्पष्ट प्रावधान है और संविधान का अनुच्छेद है, कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, उसकी विसंगतियां राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के दबाव में कर रहा था। तो नंबर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चुनाव एक हो रहे थे गांवों की सरकार के, उसमें 2 आरक्षण कैसे? एक आरक्षण आप 2014 का मान रहे हैं, दूसरा आरक्षण आप 2019 का मान रहे हैं। नए जिले जो बने हैं, उन नए जिलों में अभी 2 साल पहले बने, 1.5 साल पहले बने हैं, उनमें आप कौन से वर्ष के आरक्षण की आधार पर चुनाव करवाएंगे? क्योंकि 2019 के बाद बने हैं, 2014 के बाद बने हैं, तो ये विसंगति नहीं है, उसको लेकर हम कोर्ट नहीं जाएंगे। ओबीसी तो पिटिशनर के पिटीशन में शब्द ही नहीं था, ये शब्द कहां से आया? और जब ये शब्द आया, कहां से आया सर, ये तो शोध का विषय है केके जी, लेकिन एक चीज समझना चाहूंगा आपसे मैं जरूर कि इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी तो ये साफ है कि चुनाव टल गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि जल्दी इसकी प्रक्रिया दोबारा शुरू होना चाहिए? देखिए, हो सकता है कि सुरेश भाई मेरे भाई हैं, बहुत सम्मान करता हूं मैं, वो भी मुझे बड़ा स्नेह करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगे, मगर मैं स्पष्ट कर दूं कि आरक्षण की पक्षधर कांग्रेस पार्टी थी, है और रहेगी, क्योंकि शोषित तबके को उसकी कतार में खड़े रहना कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है। हम चुनावी रणनीति के हिसाब से राजनीतिक शब्दावली का उपयोग नहीं करते हैं। हमारी सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब बनी थी, जिसे खरीद कर हटा दिया गया, 27% आरक्षण हम लेकर आए। हमारी स्पष्ट मंशा थी कि हम 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे। 57% वह ओबीसी जिसके मध्य प्रदेश में भाजपा के 3 मुख्यमंत्री हुए, आदरणीय उमा भारती जी, आदरणीय स्वर्गीय बाबूलाल गौर साहब, और 17 सालों से माननीय शिवराज सिंह जी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। वे बता दें कि ओबीसी के हित में उन्होंने एक भी निर्णय, सियासी प्रश्न है और ये तो सियासत चलती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि अब ग्राम सरकार का होगा क्या? जी बिल्कुल केके जी, आपके पास लौटूंगा, आप जी बिल्कुल आपके पास लौटूंगा। सनवर पटेल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सनवर जी, आपसे समझना चाहूंगा सर कि अब ग्राम सरकार का चयन अब तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में क्या लग रहा है अब आपको कि अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अभी तो ये साफ है कि, क्योंकि अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन का संकट भी सामने है, तो ये साफ है कि अब 6 से 7 महीने के लिए चुनाव टल गए। देखिए आकाश जी, चुनाव नहीं हो पाएगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। चुनाव तो निश्चित रूप से होंगे जी, और आरक्षण के साथ होंगे, पिछड़ा वर्ग को उनका उचित सम्मान मिले उसके साथ ही चुनाव होंगे। निश्चित रूप से टलेंगे, लेकिन चुनाव होंगे। अब देखिए, हमारे जो बहुत ही विद्वान और बहुत वरिष्ठ नेता है मिश्रा जी, उनका बड़ा सम्मान करते हैं हम, लेकिन उनकी जो पार्टी है, जैसा उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार थी, कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की घोषणा की थी और आरक्षण दिया था। आरक्षण की सिर्फ घोषणा की थी, और आरक्षण की जब घोषणा की तो तमाम लूप होल्स छोड़े। विधानसभा में उन्होंने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 27% आरक्षण। अभी यहाँ पर डिबेट में सम्माननीय मिश्रा जी बैठे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि 57% पिछड़ा वर्ग है, लेकिन 27% का बोलने के कारण से और कोर्ट के अंदर ठीक से पैरवी नहीं करने के कारण से, महाधिवक्ता के बार नहीं जाने के कारण से स्टे मिला 27% आरक्षण को। तो क्या हुआ? आपको देने की नियत थी कि घोषणा करने की नियत थी? सिर्फ घोषणा मात्र हुई। जिस प्रकार से कांग्रेस ने नारा दिया था, वही कांग्रेस ने दिया था कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटाई क्या? जी, सिर्फ गरीबी हटाएंगे, गरीबों को भ्रम में रखा, गरीबों को झूठ में रखा और गरीबों के साथ चला गया गरीबों को, और 50 साल तक पिछड़ों का वोट लेने का काम, अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों के वोट लेने का काम कांग्रेस ने किया। उनका विकास हो, उनका उत्थान हो, वो उनका अंत में जो खड़े हैं उनका उदय हो, इस पर कांग्रेस कभी भी नहीं। जी बिल्कुल सर, अंतिम प्रतिक्रिया के लिए सीधे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सर के पास चलूंगा। सर, आपसे समझना चाहूंगा, अब ये तो साफ पिक्चर साफ हो चुकी है कि पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग गया है, लेकिन अब क्या लग रहा है सर आपको कि आगामी कितने समय में अब पंचायत चुनाव की जो नई रूपरेखा है वो सामने आ सकती है? और ये भी साफ है कि आरक्षण की भेंट ही जो है ये पंचायत चुनाव चढ़ा है, यही कारण रहा कि जो ग्राम सरकार का चयन है उसके लिए अब लोगों को और इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आकाश जी, राजनीति की भेंट चढ़ गया ये चुनाव, और मुझे तो कई बार जो है ये कहने में बड़ा अजीब सा भी लगता है कि राजनीतिक प्रवक्ताओं के संदर्भ में हम लोगों को ज्यादा टिप्पणियां नहीं करना चाहिए, लेकिन
मिश्रा जी जो हैं बहुत विद्वान हैं और बहुत ही शालीन और सभ्य व्यक्ति हैं। जी जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि अनुसूचित जाति और जनजाति का संविधान प्रदत्त जो संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का तय किया था 10 साल के लिए किया हो चाहे वो, लेकिन चूंकि बाद में राजनीतिक स्वार्थों से उसे कंटिन्यू कर दिया गया, तो ये जो ओबीसी का आरक्षण जो है ये कोई संविधान प्रदत्त नहीं है। ये संविधान में फंसाया हुआ पेंच है। ये 19 शुरू किया था जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, यदि मैं कहीं गलत नहीं हूं तो। और वो भी राजीव गांधी जी को सत्ता से दूर करने के लिए खेला गया खेल था, मंडल का जो खेल था वो है ये। इसलिए इसे दबे कुचले और पिछड़े नहीं, आज देश जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पिछड़े होने का या उनके दबे कुचले होने के बारे में चिंतन मनन करता रहा है। बिल्कुल लेकिन सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा सर, समय कम है यदि करोड़ों का आसामी पिछड़ा जो है, यदि मान लो ये कहे कि उनको भी आरक्षण की जरूरत है, तो ये देश का दुर्भाग्य है। इसे कोई उपलब्धि नहीं कहा जा सकता राजनीति की। और 70 बरस में यदि हम पिछड़े ही पैदा कर रहे हैं तो राजनेताओं जी बिल्कुल सर, ये बड़ा सवाल है कि पिछड़ा ही अगर 70 बरस में भी वो आगे नहीं आ पाए, विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में सियासत देखी जा रही थी और उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने साफ कर दिया है, जो अध्यादेश है पंचायत चुनाव का वो वापस ले लिया है, मतलब ये साफ है कि पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग गया। लेकिन इसको लेकर सियासत पर कब ब्रेक लगेगा और कैसे लगेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पंचायत चुनाव पर ब्रेक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।